जब अमेरिका ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो उन्हें लगा बस अब वो दुनिया के बादशाह हैं। लेकिन वो गलत थे। उस एक धमाके ने ना दुनिया में एक ऐसी खतरनाक रेस शुरू कर दी कि आज दुनिया में 10 देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का वो सीक्रेट कोड है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन 10 मुल्कों ने एक दूसरे से मुकाबला करते हुए दुनिया की सबसे सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी आखिर बना कैसे ली? क्या है इसके पीछे की कहानी? देखिए, ये सिर्फ साइंस की कहानी नहीं है, ये है जासूसों की, धोखेबाजी की और गुप्त सौदों की कहानी। कुछ देशों ने तो एक दूसरे की मदद की, लेकिन कुछ ने चोरी की और सबने जासूसी, धोखे और सीक्रेट डील्स का सहारा लिया। तो चलिए इस कहानी की बिल्कुल जड़ तक चलते हैं। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में ये कहानी शुरू हुई थी जर्मनी की एक लैब से। साल था 1938, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार न्यूक्लियर फिशन की खोज की। मतलब उन्होंने पता लगा लिया कि कैसे एटम को तोड़कर जबरदस्त एनर्जी पैदा की जा सकती है। इसके ठीक अगले ही साल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकी सरकार को एक चेतावनी दी और बस इसी वजह से इतिहास का सबसे महंगा और सीक्रेट साइंस एक्सपेरिमेंट मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। और फिर जुलाई 1945 में न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी टेस्ट कामयाब हो गया। इसी बीच पॉट्सडम कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमन ने स्टालिन को बताया कि अमेरिका के पास अब न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब उन्हें लगा था कि स्टालिन सुनकर चौंक जाएंगे, हैरान होंगे, लेकिन स्टालिन ने तो बस सिर हिला दिया। ट्रूमन को ये बात पता ही नहीं थी कि सोवियत जासूस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर तक घुसे हुए थे और स्टालिन को इस बम के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। जापान पर 2 बम गिराए गए और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। लेकिन इन धमाकों का धुआं जैसे ही हटाना, एक नई और ज्यादा खतरनाक रेस शुरू हो चुकी थी। सोवियत यूनियन ने तो 1941 में ही अपनी रिसर्च शुरू कर दी थी। उन्होंने अमेरिकियों से बहुत सारा डेटा चोरी तो कर लिया, लेकिन उन्हें हमेशा ये डर था कि कहीं ये कोई गलत जानकारी, कोई ट्रैप तो नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पकड़े गए जर्मन साइंटिस्ट से इन चोरी किए गए डिजाइन्स को वेरीफाई करवाया और फिर 1949 में उन्होंने कजाकिस्तान में अपना पहला बम RDS-1 का धमाका किया और अमेरिका की बादशाहत को खत्म कर दिया। लेकिन अब खेल बदलने वाला था। साइंटिस्ट अब एक ऐसी चीज पर काम कर रहे थे जो पहले से कई कई ज्यादा खतरनाक थी। हम बात कर रहे हैं थर्मोन्यूक्लियर वेपन की, जिसे हम हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहते हैं। देखिए, एटम को तोड़ने के बजाय ये बम उन्हें आपस में फ्यूज करके बनाए जाते थे। इसका मतलब ये था कि ये हिरोशिमा पर गिराए गए बम से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर थे। सोचिए जरा, इंसानों की तबाही मचाने की ताकत अब 1000 गुना बढ़ चुकी थी। और यहीं से डर का वो चक्र शुरू हुआ जिसमें हर नया हथियार दूसरे को और भी घातक हथियार बनाने पर मजबूर कर रहा था। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बाद अब दूसरे देश भी अपनी ताकत और आजादी के लिए इस रेस में शामिल होना चाहते थे। तो तीसरा देश बना यूनाइटेड किंगडम। हुआ ये कि अमेरिका ने जंग के बाद टेक्नोलॉजी शेयर करने से मना कर दिया, तो ब्रिटेन को समझ आ गया कि अगर वर्ल्ड पावर बने रहना है तो खुद ही कुछ करना होगा। चौथा देश था फ्रांस, जो स्वेज संकट में बेइज्जती के बाद अपनी खुद की सुरक्षा चाहता था। और पांचवा था चीन, जो सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद अमेरिकियों के खिलाफ अपनी हिफाजत करना चाहता था। सोवियत यूनियन ने तो अपनी सारी टेक्निकल मदद वापस ले ली, लेकिन चीन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 1964 में अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट करने के सिर्फ 2.5 साल बाद उन्होंने हाइड्रोजन बम भी टेस्ट कर लिया। मतलब ये किसी भी देश की तरफ से सबसे तेज डेवलपमेंट थी। इन देशों के लिए अब न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये नेशनल प्राइड यानी राष्ट्रीय गौरव और आजादी का सिंबल बन चुका था। अब जो देश इस क्लब में शामिल हुए, उनके प्रोग्राम्स बेहद सीक्रेट थे और ये अक्सर क्षेत्रीय दुश्मनी और एक अंडरग्राउंड हथियारों की दौड़ से ही निकले थे। इस लिस्ट में छठा मुल्क सबसे ज्यादा रहस्यमयी है, इजराइल, जिसने आज तक कभी नहीं माना कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सातवां था भारत, जो 1962 में चीन से जंग हारने के बाद और पाकिस्तान से लगातार तनाव के चलते इसे बनाना चाहता था। आठवां था साउथ अफ्रीका, जो रंगभेद की वजह से दुनिया से बिल्कुल अलग थलग पड़ गया था। और फिर आया पाकिस्तान, जो हर हाल में अपने सबसे बड़े दुश्मन भारत की बराबरी करना चाहता था।
1971 में भारत से जंग में आधा मुल्क गंवाने के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो इंडिया को हावी नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जरूर बनाएंगे। और इस प्रोग्राम के हीरो या कहिए विलन थे अब्दुल कदीर खान। कहानी कुछ यूं है कि वो नेदरलैंड्स में एक यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी में काम करते थे। अपनी क्लियरेंस का इस्तेमाल करके उन्होंने सेंट्रीफ्यूजेस के टॉप सीक्रेट ब्लूप्रिंट्स याद किए, कॉपी किए और सीधे पाकिस्तान ले आए। इन चोरी के डिजाइन्स ने उन्हें एक जबरदस्त हेड स्टार्ट दे दिया। पूरी दुनिया के इतिहास में सिर्फ एक ही देश ऐसा है जिसने न्यूक्लियर हथियार बनाए और फिर उन्हें पूरी तरह से खत्म भी कर दिया। और वो देश था साउथ अफ्रीका। हुआ ये कि जब कम्युनिज्म का खतरा खत्म हुआ तो वहां की रंग भेद सरकार को पता था कि अब उनका वक्त पूरा हो गया है और वो नेल्सन मंडेला की आने वाली सरकार को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने खुद ही स्वेच्छा से अपने सभी 6 बम खत्म कर दिए। ये दिखाता है कि कैसी ये सारी महत्वाकांक्षाएं क्षेत्रीय संघर्षों और देश की अपनी राजनीति से जुड़ी होती हैं। और अब हम आते हैं इस लिस्ट के सबसे आखिरी देश पर, जो हमें आज के न्यूक्लियर दौर में ले आता है, और वो देश है नॉर्थ कोरिया। देखिए, किम परिवार को हमेशा से लगता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बिना अमेरिका उन पर हमला कर देगा, तो उन्होंने पाकिस्तान से खरीदे हुए डिजाइन्स का इस्तेमाल किया और 2006 में अपना पहला टेस्ट कर डाला। नॉर्थ कोरिया इकलौता ऐसा देश है जिसने परमाणु अप्रसार संधि यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को छोड़ने के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। लेकिन एक बात है, ये सारी संधियां और जांच पड़ताल जमीन पर ही फोकस करती हैं, जबकि न्यूक्लियर देशों की असली ताकत वो जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में छिपी है। अमेरिका, रूस, यूके, चीन, फ्रांस और भारत, ये सभी देश परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां चलाते हैं और इन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। ये पनडुब्बियां इस बात की गारंटी है कि अगर कोई देश नक्शे से मिट भी जाए तो भी उसकी पनडुब्बी कहीं से भी जवाबी हमला कर सकती है। और इसी को कहते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या मैड का खतरनाक लॉजिक, जिसने, अजीब बात है, पर 80 सालों से एक तरह की शांति कायम रखी है। तो ये टेक्नोलॉजी जो एक जर्मन लेबोरेटरी से शुरू हुई थी, अब हर तरफ फैल चुकी है। साइंस तो 80 साल पुराना है और इसके ब्लूप्रिंट्स भी मौजूद हैं। आज के दौर में अगले देश को बम बनाने से रोकने वाली एकमात्र चीज साइंस नहीं बल्कि पॉलिटिक्स है। लेकिन सवाल ये है कि ये पॉलिटिक्स आखिर कब तक रोक पाएगी?